मेरी बेकरी की दुकान थी जो कि मैं पूरी रात खुली रखता, क्योंकि करीब ही मेरे जिस्म फरोश बाजार था। तो रात को मेरी बेकरी पर रश लगा होता। मैं दिन को घर आकर सो जाता, लेकिन मैं हैरान था कि मेरी बीवी क्यों पूरा दिन सोई रहती है। अगर रात को सोती नहीं तो क्या करती है। एक दिन बाजार में किसी को कुछ सामान देने गया तो मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल गई। जब सामने मैंने आज से तकरीबन 4 माह पहले मैंने उसे देखा और उसके हुस्न का दीवाना हो गया था। उसका नाम नाज़नीन था। कांच की गुड़िया लगती थी, ऐसा लगता था हाथ लगाने से टूट जाएगी। मैं पहली नजर में ही उस पर आशिक हो गया था। उसका हुस्न ही इस कदर दीदा ज़ेब था कि मैं उसके कदमों में गिर गया और उसे कहा कि मुझसे शादी करोगी, और वो फौरन मान गई। मैं उसके और उसके ख़ानदान के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता था। बस वो रोज़ाना मेरी दुकान के सामने से गुजरती थी और मैं उसे देखकर दीवाना हो गया था। उसने कहा उसके घर में उसकी माँ रहती है और वो सादगी से सिर्फ निकाह करना चाहती है, क्योंकि उसे सादगी पसंद है और उसकी माँ को भी। ये सुनकर तो मैं और भी खुश हो गया। मेरे आगे पीछे कोई था नहीं और मुझे धूमधाम से क्या मतलब था। मुझे तो बस इससे मतलब था, मैं उसे पाना चाहता था, चाहे सादगी से ही। यूं हमारा निकाह सादगी से हो गया और वो दुल्हन बनकर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो घड़ी जिसे मिलन की घड़ी कहते हैं, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। वो मेरी मोहब्बत मेरी दस्तरस में थी। वो मुझ पर मेहरबान होती रही और मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। अगर वो खूबसूरत थी तो मैं भी कुछ कम नहीं था। मैं भी उसके टक्कर का ही था। मैं जैसी बीवी चाहता था वो बिल्कुल वैसी ही थी। वो बहुत रोमानवी थी, बिल्कुल इसी तरह से प्यार जताती थी जैसे वो कोई फिल्मी हीरोइन हो। मेरा घर छोटा सा था। जैसे ही मैं घर में दाखिल होता तो वो सीढ़ियों के ऊपर बैठी रहती थी और मुझे देखकर वो फौरन उठ खड़ी होती और मुझसे लिपट जाती। इस अदा पर तो मैं फिदा हो जाता था। मेरा घर तो जैसे जन्नत बन गया था। लेकिन मेरे साथ एक मसला था कि मैं रात को अपनी दुकान यानी कि जो मेरी बेकरी है उसी में बैठा रहता था और दिन को घर आ जाता था, क्योंकि रात को मेरी बेकरी ज्यादा चलती थी। रात को ज्यादा गाहक आने की वजह ये थी कि मेरी बेकरी के सामने ही एक जिस्म फरोशी का बाजार था। यही वजह थी कि दिन में बहुत कम लोग आया करते थे मेरी बेकरी पर और रात में बहुत रश लगा रहता था, क्योंकि काफी मनचले बाजारे हुस्न की वजह से वहां पर टहल रहे होते थे और बातें करते हुए चलते फिरते उन्हें भूख लग जाती और वो कुछ ना कुछ मेरी बेकरी से जरूर खरीद लेते। इसके अलावा उस कोठे से भी ऑर्डर आते थे और मैं अपनी दुकान में छोटे से मुलाजिम को सामान लेकर कोठी के अंदर भेज देता था। क्योंकि मैं कभी अंदर नहीं गया था, मुझे अपनी नामूस की बहुत फिक्र थी। रात में काम करना अब मेरे लिए बहुत परेशानी का बायस हो चुका था, क्योंकि नाज़नीन घर में होती थी और मुझे इसकी संगत में सुकून मिलता था। मैं रात के वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। घर का चूल्हा भी तो चलाना था और उसके लिए मुझे रात में ही दुकान खोल कर रखनी पड़ती थी। मैंने नाज़नीन से कह दिया कि मैं अब रात में दुकान पर काम करूंगा और दिन में घर आऊंगा। ये सुनकर वो उदास हो गई। उसने कहा कि ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि मैं 1 हफ्ते से तुम्हारे साथ हूँ, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। आखिर कल को हमारे बच्चे होंगे, हमें अपने बच्चों को पालना है, जिसकी वजह से आज ही मेहनत करनी होगी ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। नाज़नीन ने कहा कि क्या दिन को काम नहीं हो सकता? तो मैंने उसे सारी वजह बताई। उसने मुझसे पूछा कि क्या कभी आप उस कोठी के अंदर गए हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं गया और ना ही तो मैं कभी जाऊंगा। मुझे उस किस्म की जगह पसंद नहीं है। वहां पर अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं छोटे लड़के को भेज देता हूँ, जिसे मैंने दुकान पर मुलाजिम रखा हुआ है। ये सुनकर मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, बेहतर यही है कि ऐसी जगह पर इंसान ना जाए। हम शरीफ लोग हैं, हमारा कोई काम नहीं ऐसी जगह में। नाज़नीन की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वो उदास भी हो गई थी रात में ना आने की वजह से। अब मैं दिन को घर पर होता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि नाज़नीन को अजीब सी सुस्ती चढ़ी हुई थी।
وہ ہر وقت سوتی رہتی تھی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا کہ تم پہلے جیسا پیار مجھ سے نہیں کرتی ہو، میں جب بھی گھر آتا ہوں تم سوئی رہتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دن میں سونے کی اور رات میں جاگنے کی عادت ہے بچپن سے۔ نازنین کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، مطلب اسے بچپن سے یہ عادت تھی؟ تو پھر تو وہ اسکول کس وقت جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ اس نے بہت کم تعلیم حاصل کی ہے، اس کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کرتی، اس لیے اس نے صرف 5ویں جماعت تک پڑھا ہے۔ وہ جو بھی بولتی تھی میں اس کی بات پر ایمان لے آتا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ یوں کرتے کراتے ہماری شادی کو 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور زندگی یوں ہی رواں دواں تھی۔ لیکن اس عرصے میں نازنین نے اپنی عادت نہیں بدلی تھی، وہ سارا دن سوئی رہتی تھی۔ میں شکوہ کرتا تھا کہ میں گھر آتا ہوں تو اسے جاگنا چاہیے، لیکن وہ کہتی تھی کہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا، آخر کیوں سے رات میں نیند نہیں آتی ہے؟ میں تو ساری رات گھر پر نہیں ہوتا، یوں تو وہ آرام سے گھر میں اپنی نیند پوری کر سکتی ہے اور دن کے وقت میرے ساتھ گزار سکتی ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے الجھن ہونے لگی تھی اور اس کی عادت سے بھی۔ وہ اپنی عادت کسی طور بدلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں اس کے قریب جاتا تو وہ کہتی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر وقت تھکی تھکی سی رہتی تھی، جیسے کہ بہت ہی کوئی مشقت بھرا کام کرتی ہو، لیکن اسے تو گھر میں کوئی کام تھا ہی نہیں۔ شادی کے شروع میں وہ خود ہی میرے قریب آیا کرتی تھی، لیکن اب میں منتیں کرتا رہتا تھا، لیکن وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیتی۔ پہلے تو مصروفیت کی وجہ سے میں نے اپنے گھر میں زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ آخر ایسی بھی کون سی نیند تھی میری بیوی کی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور جو صرف دن کو آتی تھی اور رات کو نہیں؟ رات میں تو اسے نیند آنی چاہیے تھی، نہ میں ہوتا تھا نہ کوئی کام، اوپر سے اس کی سستی نے بھی مجھے پریشان کر کے رکھا تھا۔ گھر کی ہر وقت بری حالت ہوتی تھی، نہ صفائی کا کوئی نظام تھا نہ کھانے پینے کا۔ میں اپنی بیکری سے ہی اس کے لیے رات کا کھانا بھیج دیتا تھا، پیٹیز وغیرہ، اور مجبوراً خود بھی باہر سے ہی کھانا کھاتا تھا۔ میں جس طرح سے اپنے گھر کو اور اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا ویسا بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ سارا گھر بکھرا پڑا تھا اور بیوی سوئی رہتی تھی۔ میں اسے کام کرنے کا کہتا تو چڑچڑی ہو جاتی تھی اور کہتی کہ اسے کام کی عادت نہیں ہے۔ خوبصورت لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر اس کے تمام نخرے اٹھائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ شوہر کو صرف خوبصورتی سے مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنا گھر اچھے طریقے سے بسانا چاہتا ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو تر و تازہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر مرد کو یہ سب نہ ملے تو بیوی چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، اسے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور میں بھی ایسے ہی پریشان تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں مجھے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں رات کو گھر جاؤں اور دیکھوں کہ ساری رات میری بیوی کرتی کیا ہے۔ شاید میں ایک سادہ سا انسان تھا، دماغ کا اتنا تیز نہیں تھا، اور میری اس قسم کی عادت بھی نہیں تھی کہ اپنی بیوی کی جاسوسی کروں۔ میں نے تو اسے دیکھا اور محبت ہو گئی، اور میں نے اسے ایک پاک نکاح کیا۔ سوچا تھا یہ لڑکی میری بیوی بن جائے گی تو گھر جنت میں آ جائے گا اور ہمارے بچے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک رات اسی بازار حسن کی کوٹھی سے بہت بڑا آرڈر آ گیا، اور اس رات وہ لڑکا جسے میں نے دکان کا ملازم رکھا ہوا تھا، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے وہ بیمار تھا تو مجبوراً مجھے ہی جانا پڑا۔ اسی کوٹھی کے اندر جیسے ہی میں نے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا منظر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید شیطان نے مجھے بھی بہکاوی میں ڈال دیا تھا۔ سامنے 2-3 امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیچ میں ایک لڑکی رقصاں تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ ویسے تو اس نے رومال سے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر نیم برہنہ حالت میں تھی اور رقص کرتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود تھرکتا جا رہا تھا، اس کے بازو اور کندھے نمایاں تھے، دودھیا رنگت جیسے بالکل سفید۔ لباس ایسا تھا جو جسم کے تمام نشیب و فراز کو عیاں کر رہا تھا۔ لمبے بال کمر تک جھول رہے تھے۔ وہ کوئی سٹیپ لینے کو گول گھومی اور اس کی نظر مجھ تک آ کر ٹھہر گئی، اور ایک لمحے کو وہ ساکت ہو گئی، اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور پھر سے رقص کرنا شروع کر دیا۔ میں وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا تو کوٹھی کے مالک نے مجھے ٹوک دیا اور کہا،
कि लड़के, अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है तो चलो यहाँ से। मैंने ऑर्डर उसके हवाले किया और वहाँ से चला आया। मैं वापस तो आ गया था, लेकिन मेरे जहन से उस लड़की का ख्याल नहीं जा रहा था। मैं चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। सारी रात उसके मुतालिक सोचते हुए गुजर गई। दिन को जब मैं घर गया तो ये पहली बार था जब मुझे मेरी बीवी में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी, और मैं सीधा दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मुझे ख्वाब में भी वही लड़की नजर आई और उसका थिरकता वजूद, उसका लिबास इस किस्म का था जैसे उमूमन अरबी औरतें रक्स के लिए पहनती हैं। और मैं बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान था, लेकिन ये पहली बार था जो मैं बहक रहा था। इतनी हसीन बीवी होने के बावजूद मैं किसी और के बारे में सोच रहा था। शायद इसमें मेरी बीवी का भी कसूर था। बीवी जब शौहर को मुकम्मल तौर पर उसका हक नहीं देती है तो फिर फितरी बात है कि शौहर का ध्यान किसी और औरत की तरफ चला जाता है। मैं भी इंसान था, कोई फरिश्ता तो नहीं था, कभी ना बहकता। मैं वाकई ही ना बहकता अगर मेरी बीवी मुझ पर तवज्जो देना छोड़ ना देती। सारा दिन मैंने सोते हुए गुजारा और मैं ख्वाब में भी उसी लड़की को देखता रहा। वो मेरे जहन पर सवार हो चुकी थी। मुझे अब रात का न जाने क्यों शिद्दत से इंतज़ार होने लगा था। जैसे ही शाम हुई तो मैंने बेकरी का रुख किया, वरना मैं शाम घर पर गुजार कर रात को बेकरी जाता था। लेकिन आज मेरा घर में दिल ही नहीं लग रहा था। वहाँ जाकर भी बार बार उस गली की तरफ देखता रहा जहाँ पर वो हसीना थी। आज फिर वहाँ से ऑर्डर आया था, तकरीबन रोज़ाना ही आता था और मैं उस लड़के को भेज दिया करता था। लेकिन आज मैंने उसे मना कर दिया और खुद ही ऑर्डर देने चला गया। मैं तो न जाने कब से बेसब्री से इस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया तो वही मंजर मेरे सामने था। वही लड़की थी और आज उसने सुर्ख रंग का वैसा ही लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर रुमाल से नकाब किया हुआ था जिस तरह की अरबी औरतें करती हैं। मुझे न जाने क्यों महसूस हो रहा था कि वो लड़की अरब ममालिक से थी। उसकी सफ़ेद रंगत और उसका हुलिया यही बता रहा था। मैं दीवार के पीछे खड़ा हो गया और उसे देखता रहा। वो वैसे ही रक्स में मशगूल थी और मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और मैं वापस चला आया। अब ये रोज़ाना का मामूल बन चुका था। मैं रोज़ाना ही वहाँ पर ऑर्डर लेके जाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत से अमीर कबीर ऑफिसर और सियासतदान नुमा शख्सियात आते थे जिनके लिए बेकरी से चीज़ें मंगवाई जाती थीं। वो इन चीज़ों के शौकीन होते थे। मैं रोज़ाना ही अब उसे देखने लगा था। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन दिखाने से कासिर था। मैं तो उसके करीब भी नहीं जा सकता था। किसी तरह से मैंने उसके मालिक से राब्ता किया और उसे कहा कि मुझे इस लड़की से मिलना है। उसका मालिक शायद उसका दलाल था। उसने कहा कि इस लड़की की कीमत बहुत ज़्यादा है, क्या तुम अदा कर सकते हो? मैंने पूछा तो उसने कहा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए का सुनकर तो मैं परेशान हो गया था। मेरे पास इतना पैसा था तो सही पड़ा हुआ, लेकिन मैं उसे इन कामों में खर्च नहीं करना चाहता था। वो मेरी मेहनत की कमाई थी। मैं मायूस लौट आया, लेकिन मुझे सुकून नहीं आया। 1 हफ्ता मैंने उस लड़की के बारे में और 1 लाख रुपए खर्च करने के बारे में सोच सोच कर गुजार दिया। इस दौरान मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि मैं किस सोच में गुम हूँ, तो मैंने उसे कहा कि कारोबार की थोड़ी सी परेशानी है। फिर अचानक से मेरी बीवी ने सवाल किया कि क्या तुम उस कोठी पर जाते हो? उसके सवाल पर मैं चौंक गया था और मुझे खौफ सा महसूस हुआ कि मेरे दिल में आज पहली बार चोर था और मुझे खौफ था कि कहीं मेरी बीवी मेरे दिल का चोर न पकड़ ले। मैंने परेशानी से थूक निगला और जवाब अपने जहन में सोचने लगा। मुझे डर था कहीं मेरी बीवी को मालूम ना हो गया हो कि मैं वहाँ पर जाता हूँ चोरी छुपके। फिर मुझे ख्याल आया कि कौन सा मेरी बीवी को पता होगा, वो तो सारा दिन और सारी रात घर पर रहती है, और वो कौन सा उस कोठी में जाती होगी या कोई उसे बताएगा कि मैं वहाँ जाता हूँ। मेरी बीवी तो घर की 4 दीवारी में कैद है। अगर मैं झूठ बोल भी दूंगा तो वो कौन सा मेरा झूठ पकड़ लेगी। यही सोचकर मैंने पूरे धड़ल्ले से उसके सामने झूठ बोल दिया कि मैं तो वहाँ का रुख ही नहीं करता, मुझे तो वो जगह पसंद ही नहीं है। मेरी बीवी ने मुझे अजीब नजरों से देखा तो मुझे खौफ महसूस हुआ। मैंने सोचा कि कहीं किसी ने उसे कुछ बताया होगा या उसने किसी शख्स को मेरी जासूसी पर मामूर किया होगा। फिर सोचा कि कौन उसे बताएगा। मैं बिला वजह परेशान हो रहा हूँ। मैं हर वक्त बेचैन रहने लगा था। मैं फिर से उस लड़की के मालिक के पास गया और उसे कहा कि थोड़े से पैसों में राज़ी हो जाओ। उसने कहा कि मैं रोज़ाना 10,000 रुपये में तुम्हारी उससे एक मुख्तसर सी मुलाकात करवा सकता हूँ।
इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उसकी कुर्बत तुम्हें 1 लाख रुपए से कम में नहीं मिलने वाली। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैं 1 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहता था। वो मेरी साल भर की कमाई थी जो मैंने बेकरी से कमाई थी, और मेरा दिल नहीं चाह रहा था उसे खर्च करने को। अगर मैंने वो पैसे खर्च कर दिए तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। ये सोचकर मैं चुप हो गया, लेकिन फिर से उसका ख्याल मेरे जहन पर सवार हो गया और मजबूरी में 10,000 रुपये में मुख्तसर सी मुलाकात के लिए मैं राजी हो गया और रात 10,000 रुपये उसके मालिक के हाथ में रख कर उससे मुलाकात की। मुझे सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया गया था, इससे ज़्यादा नहीं। मैं कमरे में गया तो वो हसीना बैठी हुई थी और हनूस नकाब में थी। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया और मैंने उसे कहा कि मैंने 10,000 रुपये तुम्हारे मालिक को दिए हैं, मुझे अपना चेहरा तो दिखा दो। उसने कहा कि मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती हूँ। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। मैंने उसे कहा कि क्यों नहीं दिखाती हो, तुम्हारा तो काम यही है। तो उसने कहा कि उसका आधा चेहरा जला हुआ है जिसकी वजह से वो नकाब किए रखती है। उसने एक ऐसा उज़्र पेश किया था जिस पर मुझे यकीन नहीं था। वो यकीनन झूठ बोल रही थी। चेहरा ना दिखाने के पीछे कोई और वजह थी और ये बहुत ही भोंडा बहाना था। खैर मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उसकी शक्ल को देखकर उसका दीवाना नहीं हुआ था, बल्कि उसके जिस्म को देखकर हुआ था और मैं उस तक रसाई हासिल करना चाहता था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा ताल्लुक अरब ममालिक से है? तो उसने कहा नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कि तुम अपना हुलिया इस तरीके से रखती हो, मुझे लगा कि तुम ज़रूर वहाँ से ताल्लुक़ रखती होगी। उसने कहा नहीं, मेरा मालिक मुझे ये लिबास पहनने को कहता है। आज भी उसने इस किस्म का लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों से मेरी नज़र फिसल कर उसकी सुराहीदार गर्दन तक गई। फिर मेरी नज़रों ने उसके तमाम तर वजूद का तवाफ किया। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे बनाया नहीं गया बल्कि तराशा गया हो। मैंने उससे कहा कि तुम इस जगह पर कैसे आई? तो उसने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे अगवा किया था मेरे वालिदैन के घर से जब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी और तब से मैं इस जहन्नुम में हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। वो यकीनन किसी शरीफ माँ बाप की बेटी होगी और कहाँ से कहाँ आ गई थी। लेकिन अफसोस करते हुए मैं ये बात भूल गया था कि मैं भी तो उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए आज उसके पास बैठा हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला और कब 15 मिनट गुजर गए और हमारी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। ये 15 मिनट से सवाल और जवाब में ही गुजर गए और मैं वापस घर आ गया। अब मेरी ये हालत थी कि दिल को किसी तौर सुकून ही नहीं आ रहा था। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता था। उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। मुझे 100% यकीन था कि उसका चेहरा जला हुआ नहीं है, वजह कोई और है, लेकिन मैंने ज़्यादा कुरेदा नहीं था। उसकी एक मुलाकात का मुझ पर इस कदर असर हो चुका था कि मैं बिल्कुल पागल हो रहा था। मुझे अपनी बीवी नज़र ही नहीं आ रही थी। इस दौरान मैंने अपनी बीवी में बहुत बदलाव देखा था। मैं घर आता तो घर साफ सुथरा होता और दिन को वो सोने के बजाय जागती रहती थी। मुझे वक्त पर खाना मिलता था और मैं जब बेकरी में होता तो वो मेरा खाना बनाकर भेज देती थी। लेकिन मुझे जब इन चीज़ों की ज़रूरत थी तो मेरी बीवी ने इन ख्वाहिशात को अहमियत नहीं दी और आज मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी तो बस सिर्फ उस हसीना की कुर्बत की। मैं एक बार फिर से उससे मिलना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे अपने हलाल की कमाई में से 10,000 रुपये खर्च करने थे। मैं सोच में पड़ गया था। एक तरफ पैसा था तो दूसरी तरफ वो लड़की थी। जब मुझसे सब्र ना हुआ तो मैंने फिर 10,000 जाकर उसके मालिक के हाथ पर रख दिए और फिर वही 15 मिनट की मुलाकात तय पाई। इस बार कमरे में दाखिल होते हुए मैंने उससे कोई बात नहीं की, कोई सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि किसी भूखे जानवर की तरह उसके वजूद पर टूट पड़ा। उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया तो मैंने उसे छोड़ दिया और वजह पूछी। उसने बताया कि मेरे पास मेरा मालिक हमेशा ही ऐसे लोगों को भेजता है जो बूढ़े होते हैं। कोई अफसर होता है तो कोई सरदार होता है तो कोई सियासतदान। वो सब लोग बहुत गलीज होते हैं। मुझे उनसे घिन आती है और वो तमाम रात मुझे चील कौवों की तरह नोचते रहते हैं। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आता है। लेकिन जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें देखकर मैं एक पल को ठहर गई थी। तुम इस कदर खूबरू नौजवान थे कि एक लम्हे के लिए मुझे खुशी हुई कि शायद तुम मेरे लिए आए हो। मेरे मालिक ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन अगले ही पल मेरी खुशी ख़त्म हो गई जब तुमने पार्सल मेरे मालिक के हवाले किया।
अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई है तो ये गलत ना होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं खुशी से फूले न समाया, लेकिन अगले ही पल उसने ऐसी बात कर दी कि मैं परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं उससे निकाह कर लूं, और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मैं इस किस्म की किसी लड़की से शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। वो तो बस मेरा उस पर दिल आ गया था और मैं उसकी कुर्बत चाहता था। निकाह कोई शर्त नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, और उसके बाद मुझे उसके नान नफका का जिम्मेदार होना पड़ता। मैं तो एक बीवी को ही बड़ी मुश्किल से पाल रहा था, दूसरी को नहीं रख सकता था। एक कोठी वाली तवाइफ को कुछ पैसे देकर राजी किया जा सकता है, लेकिन अगर वही बीवी बन जाए तो पूरा हक मांगती है। रोटी, कपड़ा, मकान सब उसे देना पड़ता है। मैं सोच में पड़ गया। निकाह वाला सौदा बहुत महंगा था और एक रात के लिए 1,00,000 रुपए देना बहुत आसान था। वो लड़की यकीनन ज़माने की बहुत सताई हुई थी और यहाँ से निकलना चाहती थी, और वाकई में उसे उन लोगों से घिन आती थी जो उसके आसपास आते थे, और वो पूरे खुलूस से निकाह में आना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। यूँ हर बार मुलाकात में मेरे 10,000 खर्च हो जाते थे और आखिर में यूँ करते कराते आहिस्ता आहिस्ता मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। अचानक एक दिन मेरी नज़र मेरी बीवी की चूड़ियों पर पड़ी। जब वो मुझे चाय दे रही थी तो मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया कि मैं उसकी चूड़ियाँ बेचकर उस हसीना की कुर्बत हासिल करूं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अपनी चूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं माली मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर नाज़नीन के चेहरे का रंग बदल गया था और उसने अपनी चूड़ियों को देखना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे उसे अपनी चूड़ियों से बहुत मोहब्बत हो, और क्यों ना होती। ये चूड़ियाँ मैंने उसे मुँह दिखाई के तौर पर दी थी और वो इसके लिए बनाई थी और काफ़ी बेशकीमत थी, और अब तो सोने की कीमत भी ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने ज़्यादा पैसे करने थे। मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर नाज़नीन ने अपनी चूड़ियाँ मुझे दी और मैं खुश हो गया। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा हूँ। मैंने फ़ौरन उसे उसकी चूड़ियाँ बेच दी और 1,00,000 रुपये जाकर उस लड़की के मालिक के हाथ में रख दिए। उसका मालिक खुश हो गया और उस रात के लिए उस लड़की को मेरे हवाले कर दिया। मैंने उसके मालिक से कहा कि मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। मेरी बीवी अपने मैके गई हुई है अपनी माँ के पास और रात वहीं रहेगी। उसके मालिक ने इजाज़त नहीं दी तो मजबूरन मुझे वहीं पर रहना पड़ा। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने उसे कहा कि अपना चेहरा दिखाओ, नकाब हटाओ, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। मैं मायूस तो हुआ था, लेकिन मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं उसके चेहरे का नहीं बल्कि उसके जिस्म का भूखा था। मेरे सर पर शैतान सवार था। आज तक जो मैंने परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारी थी, आज उसी परहेजगारी की आखिरी रात थी। मैंने भी उन्हीं लोगों की तरह, चील कव्वों की तरह उसके जिस्म को नोचना शुरू कर दिया था। मैं भी उन्हीं गलीज लोगों में शामिल हो गया था जो हवस के पुजारी होते हैं, जो इस किस्म की लड़की की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं भी उन्हीं गलीज लोगों की सफ़ में शामिल हो गया था आज। हालांकि वो बेचारी मुझे निकाह का कह रही थी, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। मैं उसे पसंद आ गया था, उसके लिए वो मुझ पर मुकम्मल तौर पर मुझ पर मेहरबान थी। लेकिन अचानक से किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया तो हम दोनों परेशान हो गए। ये कौन था जो इस हसीन रात का बेड़ा गर्क करने के लिए आया था? वो लड़की खौफज़दा हो गई और कहने लगी कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। ये सुनकर तो मैं भी डर गया। खुद को संभालते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी खड़ी थी। वो अचानक अंदर दाखिल हुई और उसने उस लड़की को पूरे तरीके से मारना शुरू कर दिया। मारने की वजह से उसका नकाब खुल गया और मैंने उसका चेहरा देखा। वाकई उसका चेहरा थोड़ा सा जला हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया हो। मेरी बीवी ने उसे मारना शुरू किया तो मैंने उसे रोका और उसे कहा कि यहाँ क्यों आई हो। मेरी बीवी गुस्से से भरी हुई थी और कहने लगी कि मुझे बहुत अरसा पहले आपके करतूतों का पता चल गया था। वो लड़का जिसे आपने दुकान पर रखवाला बना के रखा हुआ था, उसने मुझे सारी बात बता दी थी और मुझे पता चल गया था कि आप किन सरगर्मियों में मशगूल हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी हरकत करते हुए। मेरी नज़रों में आज आप गिर गए हैं। मेरी चूड़ियाँ बेचकर इस लड़की के साथ रात गुजारने आए हैं।
اپنی محنت کی حلال کی کمائی اس فاحشہ پر لٹانے آئے ہیں؟ میری بیوی چیختے چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے کھینچ کر باہر لے جانا چاہا۔ اس نے پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ تو میں نے کہا، سب سے پہلے تو تم اس غلیظ جگہ سے نکلو۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری عزت اس قسم کی جگہ پر آئے۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور میں بالکل بھی اس غلیظ جگہ پر تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میری یہ باتیں سن کر اس لڑکی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مجھ سے تو نکاح کرنے کے لیے تو راضی نہیں تھے، اور اپنی بیوی کو 7 پردوں میں رکھنے کی بات کر رہے ہو۔ میں بھی غصے میں تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میری بیوی تمہارے جیسی نہیں ہے۔ میری یہ بات شاید اس لڑکی کے دل پر لگی تھی، لیکن پریشانی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف تو میری ساری محنت ضائع چلی گئی تھی، دوسری طرف میری بیوی کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، اور یہ بات میرے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی۔ میں نے نازنین سے کہا کہ اگر تم مجھے نظر انداز نہ کرتی، اگر تم میرا گھر اچھے طریقے سے بساتی، سارا دن سوتے رہنے کے بجائے تیار ہو کر میرے سامنے رہتی، تو پھر میں کبھی بھی نہ دیکھتا۔ لیکن میں آج اس جگہ پر ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے ہوں، کیونکہ تم نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھائی۔ میں اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا گھر تک لے آیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری عزت پر وہاں پر موجود غلیظ لوگوں کی نظر پڑ جائے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک لڑکی کی عزت سے کھیلنا چاہا تھا اور ایک لڑکی کو عزت بنا کر گھر لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی خدا کی مخلوق تھیں اور دونوں ہی عزت کی حقدار تھیں، لیکن ہم مرد بھی کیا چیز ہوتے ہیں۔ میرے سر سے اس لڑکی کے عشق کا بھوت اتر چکا تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو اس کوٹھی میں دیکھ چکا تھا اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نازنین نے کہا کہ وہ ساری رات جاگ کر موبائل پر فلمیں وغیرہ دیکھتی تھی، کیونکہ دن میں گھر پر ہوتا تھا تو اسے موبائل استعمال کرنے نہیں دیتا تھا، اس لیے وہ رات کو ہی اپنے موبائل کا شوق پورا کرتی تھی۔ اسے موبائل کی لت لگ گئی تھی، جیسے کہ آج کل ہر کسی کو لگ چکی ہے۔ اس کی رات میں جاگنے اور دن بھر سونے کی بس یہی ایک وجہ تھی۔ میں نازنین کو گھر میں بند کر کے واپس اس کوٹھی پر گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو اس لڑکی کے مالک نے مجھے کہا کہ وہ لڑکی جو تمہیں یہاں پر لینے آئی تھی بہت خوبصورت تھی، وہ لڑکی مجھے دے دو، میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، میں اسے اس کوٹھی کی زینت بناؤں گا، اس کے بہت گاہک آئیں گے اور تمہیں بھی پیسے میں سے حصہ ملے گا۔ تم میرے ساتھ مل کر اس لڑکی کی بولی لگاؤ اور لاکھوں میں کماؤ گے۔ اس آدمی کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے مار مار کر اس کا حشر کر دیا۔ اپنی بیوی کے متعلق اس طرح کی باتیں میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت میری آنکھوں سے گناہ کی پٹی اتر گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں اس جگہ پر نہیں گیا، بلکہ اپنا مکان بیچ کر دوسرے شہر آ گیا۔ اس آدمی کی باتیں ہر وقت میرے دماغ میں گونجتی رہتی تھی اور میں نازنین کو دیکھتا تھا، وہ مجھے بہت پاک دامن لگتی تھی اور میں اس کے متعلق اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور خاص کر کوئی نامحرم غیر شخص اس کے بارے میں ایسی بات کرے تو میں اسے جان سے مار دوں۔ نازنین امید سے ہو گئی تھی اور اسے بیٹی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ کل کو کوئی میری بیٹی کو بھی 14 سال کی عمر میں اغوا کر کے لے جا سکتا ہے اور اسے کسی کوٹھے پر بٹھا سکتا ہے، اور میری ہی طرح کا کوئی ہوس کا پجاری اس کی عزت سے کھیل سکتا ہے، کیونکہ وقت کا پلٹنا دیر نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے